बात करेंगे कोटा प्रजामंडल और इसी के साथ अपने बात कर लेंगे हाड़ौती प्रजामंडल की। कोटा प्रजामंडल की बात करेंगे और कोटा के साथ साथ अपने बात कर लेंगे हाड़ौती प्रजामंडल की। कोटा प्रजामंडल की स्थापना से पहले अगर बात करें तो कोटा में जन जागृति का कार्य किया था पंडित नैनूराम शर्मा ने, जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ता थे और जन जागृति में इनकी विशेष रुचि भी थी। पंडित नैनूराम शर्मा ने जन जागृति के लिए 1918 में एक प्रजा प्रतिनिधि सभा की भी स्थापना की थी। प्रजा प्रतिनिधि सभा। और पंडित नैनूराम शर्मा की बात करें तो ये राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे, राजस्थान सेवा संघ के प्रमुख कार्यकर्ता भी थे। इन्होंने कोटा में 1918 में एक प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी और इसी प्रजा प्रतिनिधि सभा ने 1922 का जो असहयोग आंदोलन हुआ था, इस असहयोग आंदोलन में खादी का प्रचार प्रसार किया, विदेशी वस्तुओं की होली भी जलाई, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से संबंधित अनेक कार्यक्रम किए और भारत में स्वदेशी के प्रचार में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो 1918 में प्रजा प्रतिनिधि सभा थी जो कि जनता में जागृति का कार्य कर रही थी, आंदोलनों में भाग ले रही थी। इसके अलावा इससे पहले अगर बात करें तो 1921 में कर वृद्धि किए जाने का भी विरोध किया गया था कोटा में, इसी प्रजा प्रतिनिधि सभा के माध्यम से। इन्हीं आंदोलनों के कारण कोटा सरकार ने 3 कानून पारित किए और इन प्रजा प्रतिनिधि सभा के कार्यों पर रोक लगाई। कानूनों की बात करें तो पहला कानून था सार्वजनिक सुरक्षा कानून, जो कि कोटा सरकार के द्वारा पारित किया गया था। और इस सार्वजनिक सुरक्षा कानून के द्वारा कोटा में होने वाले जो आंदोलन थे, उन आंदोलनों पर रोक लगाने का कार्य किया गया। इसके बाद अगर बात करें, अगला कानून था राजद्रोह सभा अधिनियम। राजद्रोह सभा अधिनियम। और इस कानून के माध्यम से कोटा में सभा का आयोजन करना प्रतिबंध था, सभा का आयोजन नहीं हो सकता था। तीसरा था सार्वजनिक समाज पंजीकरण अधिनियम। सार्वजनिक समाज पंजीकरण अधिनियम। और इसके माध्यम से ये प्रावधान था कि किसी भी संस्था का पहले पंजीकरण करवाना आवश्यक है। बिना पंजीकरण के किसी भी संस्था को कोई मान्यता नहीं दी जा सकती और गैर पंजीकृत संस्थाएं कोटा में ना तो कोई सभा कर सकती है, ना कोई सम्मेलन कर सकती है और ना ही भाषण आदि कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन संस्थाओं पर इन 3 कानूनों के माध्यम से कोटा सरकार ने रोक लगाने का भी प्रयास किया था। अब जब इस सभा पर इन कानूनों के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया तो ये सभा एक प्रकार से निष्क्रिय हो गई और निष्क्रिय होने के बाद कोटा प्रजामंडल की स्थापना करनी पड़ी। लेकिन कोटा प्रजामंडल से पहले पंडित नैनूराम शर्मा ने 1926 में एक हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। और इस हाड़ौती प्रजामंडल में एक सम्मेलन भी हुआ था। लेकिन सम्मेलन से पहले अगर बात करें तो इस हाड़ौती प्रजामंडल में संस्थापक एक तो पंडित नैनूराम शर्मा और एक इनके सहयोगी थे जिनका नाम था पंडित अभिन्न हरि। इसके अलावा हाड़ौती प्रजामंडल में 2 अक्टूबर 1931 को गांधी जयंती भी मनाई गई। और इसके बाद 1934 में इस हाड़ौती प्रजामंडल का एक अधिवेशन भी हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी हाजी फैज मोहम्मद ने। हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में हाड़ौती प्रजामंडल का 1934 में एक अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के द्वारा हाड़ौती प्रजामंडल को अखिल भारतीय देशी राज्यों से संबंध जोड़ने का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। तो ये 2-4 प्रमुख बातें थी हाड़ौती प्रजामंडल से संबंधित। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो संस्थापकों के बारे में पूछा जा सकता है, पंडित नैनूराम शर्मा और पंडित अभिन्न हरि, इनके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रश्न ये भी बनता है कि किस प्रजामंडल में गांधी जयंती मनाई गई। तो 2 अक्टूबर 1931 को हाड़ौती प्रजामंडल में गांधी जयंती मनाई गई थी। 1934 में इस हाड़ौती प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता हाजी फैज मोहम्मद ने की थी। और इस अधिवेशन में इस हाड़ौती प्रजामंडल का अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद से संबंध जोड़ने का प्रस्ताव पारित हुआ था।
तो ये था हाड़ौती प्रजामंडल। और कोटा में अगर बात करें तो इस हाड़ौती प्रजामंडल से पहले एक प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई थी, उसके बाद हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है। इसके बाद 1939 में स्थापना होती है कोटा प्रजामंडल की, क्योंकि अपने जब पहले बात की थी भी 19 रियासतें थी, 19 में टोंक में किसी भी प्रजामंडल की स्थापना नहीं होती है, पीछे रियासतें बच गई 18, लेकिन फिर भी 19 प्रजामंडल थे। तो 19वां प्रजामंडल ये था हाड़ौती प्रजामंडल, एक था कोटा प्रजामंडल। रियासत एक ही है कोटा, लेकिन इसमें 2 प्रजामंडलों की स्थापना होती है। 1926 में हाड़ौती प्रजामंडल और इसके बाद 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है। और इस कोटा प्रजामंडल के संस्थापक भी पंडित नैनूराम शर्मा थे। इसके बाद इस कोटा प्रजामंडल का एक अधिवेशन भी होता है, और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष भी पंडित नैनूराम शर्मा थे। और इसी फर्स्ट अधिवेशन में उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है कि कोटा में उत्तरदायी शासन की मांग किसके द्वारा की गई। तो हाड़ौती प्रजामंडल से इसकी कोई मांग नहीं की गई, बल्कि कोटा प्रजामंडल ने कोटा में उत्तरदायी शासन की मांग की थी, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित नैनूराम शर्मा ने। इसके अलावा इस कोटा प्रजामंडल ने 26 जनवरी 1941 को 26 जनवरी 1941 को स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था। 26 जनवरी 1941 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। गांधी जयंती मनाई थी हाड़ौती प्रजामंडल ने 2 अक्टूबर 1931 को। स्वतंत्रता दिवस मनाया था कोटा प्रजामंडल ने, और 26 जनवरी 1941 को कोटा प्रजामंडल ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसके बाद जब उत्तरदायी शासन की मांग हो रही थी, आंदोलन तेज हो रहे थे, तो इस कोटा सरकार में एक मंत्री पद दिया गया था किसी व्यक्ति को। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री हिरण्या। और इसी श्री हिरण्या ने मार्च 1946 में संविधान के निर्माण के लिए एक समिति गठित की थी, और इसी समिति के आधार पर उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का विचार था। इस समिति ने एक विधान भी बनाया था, और इस विधान में एक जन निर्वाचित प्रतिनिधि सभा या कोटा विधानसभा का गठन किया गया। और इस कोटा विधानसभा में कुल 51 प्रतिनिधि शामिल होने थे, और ये 51 प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाने थे। तो मार्च 1946 में श्री हिरण्या के द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिसमें कोटा विधानसभा के निर्माण का प्रावधान था, जिसमें 51 प्रतिनिधि जनता के द्वारा निर्वाचित होने थे। लेकिन इसके बाद जब कोटा का राजस्थान में विलय होता है, तब तक इसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, और उसके बाद राजस्थान में कोटा का विलय हो गया। तो ये छोटा सा था कोटा प्रजामंडल। स्थापना की बात करें तो पंडित नैनूराम शर्मा दोनों के संस्थापक थे, हाड़ौती प्रजामंडल की और कोटा प्रजामंडल की। हाड़ौती प्रजामंडल में 2 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो 1934 के अधिवेशन की अध्यक्षता हाजी फैज मोहम्मद ने की थी। इसके अलावा 2 अक्टूबर 1931 को गांधी जयंती मनाई गई। बाकी कोटा प्रजामंडल की बात करें तो इसका 1939 में इसका गठन हुआ था, और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी, जिसमें एक उत्तरदायी शासन की मांग भी की गई। इसके अलावा कोटा प्रजामंडल और हाड़ौती प्रजामंडल से पहले एक प्रजा प्रतिनिधि सभा की भी स्थापना हुई थी, और कोटा सरकार के द्वारा 3 कानून पारित किए गए, सार्वजनिक सुरक्षा कानून, राजद्रोह सभा अधिनियम और सार्वजनिक समाज पंजीकरण अधिनियम। और इन 3 कानूनों के द्वारा इन प्रतिनिधि संस्थाओं या सभाओं पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था। तो ये था छोटा सा कोटा प्रजामंडल। इसके बाद बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल की। बूंदी प्रजामंडल बूंदी क्षेत्र में अगर जन जागृति की बात करें तो यहां पर एक किसान आंदोलन हुआ था, बरड़ किसान आंदोलन।
और इस बरड़ किसान आंदोलन के माध्यम से जन जागृति का कार्य हुआ। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ की भी एक शाखा थी, राजस्थान सेवा संघ, इसकी शाखा इस बूंदी प्रजामंडल में थी। और इस राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष थे पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा इसके अध्यक्ष थे। पंडित नैनूराम शर्मा ने एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम था तनसुखलाल मित्तल, और इन तनसुखलाल मित्तल के सहयोग से बूंदी में एक सार्वजनिक पुस्तकालय की भी स्थापना की थी। और इस सार्वजनिक पुस्तकालय के माध्यम से बूंदी के लोगों में उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर जो एक जन जागृति होती है, उस जन जागृति की ओर लोगों को आकर्षित किया था। बरड़ किसान आंदोलन जिसने बूंदी में जन जागृति का महान कार्य किया था, उसके बाद राजस्थान सेवा संघ की यहाँ पर एक शाखा थी। और इस राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष पंडित नैनूराम शर्मा ने तनसुखलाल मित्तल के सहयोग से एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना बूंदी में कर दी। लेकिन यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इस सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किसने किया था? तो इस सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया था विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान सेवा संघ के द्वारा जो यहाँ पर सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हुई थी, उसके उद्घाटनकर्ता विजय सिंह पथिक थे। और ये सार्वजनिक पुस्तकालय राष्ट्रीय समाचार पत्रों का और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का एक प्रकार से मिलन स्थल भी था। यहाँ पर बैठकर राजनीतिक कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर की अनेक महत्वपूर्ण जानकारी लेते थे। यहाँ पर राष्ट्रीय समाचार पत्र भी आते थे। तो एक प्रकार से इस राजस्थान सेवा संघ के द्वारा जो सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी, इसने भी बूंदी क्षेत्र में जन जागृति में महान कार्य किया था। इसके बाद बूंदी प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1931 में, और स्थापना की थी कांतिलाल ने। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है और इसकी स्थापना की थी कांतिलाल ने। लेकिन 1937 में इसके अध्यक्ष बने ऋषि दत्त मेहता। क्योंकि पिछले एक दो एग्जाम में अध्यक्ष से संबंधित ज्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन। संस्थापकों की बात करें तो उसके तो संस्थापक तो हर कोई रटता ही है, सबको पता ही होता है। लेकिन एक परफेक्ट ईयर दे के कोई अध्यक्ष पूछना, ये नया ट्रेंड चला हुआ है। तो अगर कभी पूछ ले, 1937 में ऋषि दत्त मेहता अध्यक्ष बने थे बूंदी प्रजामंडल के। उधर इससे पहले अपने हाड़ौती प्रजामंडल की बात की थी, उसमें हाड़ौती प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हाजी फैज मोहम्मद। और कोटा प्रजामंडल में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता पंडित नैनूराम शर्मा ने की। 1937 में बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषि दत्त मेहता थे। इसके अलावा इन्हीं ऋषि दत्त मेहता ने 1944 में एक बूंदी राज्य लोक परिषद की भी स्थापना की थी, बूंदी राज्य लोक परिषद। और इस बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है 1944 में। ऋषि दत्त मेहता जो कि बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, इन्होंने बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी। और इस बूंदी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष हरिमोहन माथुर और मंत्री ब्रज सुंदर शर्मा थे। तो दो नाम ये भी याद रखने पड़ेंगे, हरिमोहन और ब्रज सुंदर शर्मा। हरिमोहन माथुर इस बूंदी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष थे और ब्रज सुंदर शर्मा इस बूंदी राज्य लोक परिषद के मंत्री थे। तो बूंदी राज्य में जो संस्थाएं थी उनमें यह भी महत्वपूर्ण है। 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ था। ऋषि दत्त मेहता ने इसकी स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष हरिमोहन माथुर और मंत्री ब्रज सुंदर शर्मा थे। इस बूंदी राज्य लोक परिषद ने 1945 में एक जुलूस भी निकाला था और इस जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें एक व्यक्ति थे वकील राम नारायण। और इस वकील राम नारायण की इस जुलूस के दौरान गोली लगने से डेथ भी हो गई। तो यहाँ पर शहीद होने वालों की अगर बात करें तो बूंदी राज्य से वकील राम नारायण का संबंध है। अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि वकील राम नारायण जो कि पुलिस की गोली लगने से या किसी सम्मेलन में शहीद हुए हैं, तो इनका संबंध इस बूंदी प्रजामंडल से है।
जब यहाँ पर आंदोलन तेज हुआ क्योंकि वकील रामनारायण की मृत्यु हो गई, तो यहाँ बूंदी के महाराव थे बहादुर सिंह, और बहादुर सिंह ने जनता की मांग स्वीकार करते हुए संविधान के निर्माण पर अपनी स्वीकृति दे दी और इसके बाद एक संविधान समिति का गठन होता है। लेकिन इस समिति के गठन के पूर्व ही इस बूंदी का राजस्थान में विलय हो गया। तो यहाँ पर किसी उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं होती है, उससे पहले ही बूंदी का राजस्थान में विलय हो जाता है। तो ये था छोटा सा बूंदी प्रजामंडल। बरड़ किसान आंदोलन की इसमें भूमिका थी, राजस्थान सेवा संघ की भी भूमिका थी। राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष थे पंडित नैनूराम शर्मा, और इन्होंने तनसुखलाल मित्तल के सहयोग से एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी, और इस पुस्तकालय की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। इसके अलावा 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है। कांतिलाल ने स्थापना की। 1937 में अध्यक्ष थे ऋषि दत्त मेहता, और इसी ऋषि दत्त मेहता ने 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन भी किया था। इस बूंदी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष हरिमोहन माथुर और मंत्री ब्रज सुंदर शर्मा थे। 1945 में इस लोक परिषद के द्वारा एक जुलूस निकाला गया, जिसमें पुलिस द्वारा गोलियां चलाने के कारण वकील रामनारायण की मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बाद जब आंदोलन तेज हुआ तो यहाँ के महाराव बहादुर सिंह बूंदी महाराव ने एक संविधान समिति के गठन में स्वीकृति दे दी। लेकिन इस संविधान समिति के गठन से पहले ही बूंदी का राजस्थान में विलय हो गया। तो ये हो गया बूंदी प्रजामंडल। 7 प्रजामंडल हो चुके हैं। जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, कोटा, हाड़ौती और बूंदी 7 प्रजामंडल अपने कर चुके हैं। इससे आगे वाले जो प्रजामंडल है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।